हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायस स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत पाराशर और जैसा कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आज मैं आपके लिए जो पटवारी की वैकेंसी आने वाली है मध्य प्रदेश में, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगवाऊंगा। मैथ प्लस रीजनिंग दोनों का पार्ट्स उसमें सम्मिलित आता है, आपको ये पता है। और 20 क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं 20 क्वेश्चंस को मैं आपको लगवाते हुए चलूँगा, जिससे आपके प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आपके नोटिफिकेशन आने तक आप अपने प्रकार से प्रैक्टिस कर भी सकोगे। तो हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग प्लस मैथ्स के क्वेश्चंस की। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा समीकरण है। समीकरण बोल रहा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 13 में x और y के हल क्या हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स आपने क्लास 8 या 10th में हल किए होंगे। जो x और y का मान हम पूरी हल करते थे इनको कि x बराबर अपन लेते थे दोनों समीकरणों में। हम पहले इन दोनों क्वेश्चंस को हम क्या करते थे कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 13। देखो, पहले मैं आपको इसे पूरी तरीके से विधिवत इसको हल कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम में लगा पाओगे और अच्छे से हल कर पाओगे, जल्दी से अपना आंसर निकाल पाओगे। कैसे करते थे हम, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते थे कि ये जो 2x और 5x है, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो एक x का वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल आएगी। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 5x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ पर किसका करते थे, 2 का। अच्छा, यहाँ पर करिए तो 2x का 5x का 2 से मल्टीप्लाई किया 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 40। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 10x प्लस 8y और इक्वल्स टू 26। हमारे पास क्या आया, 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 40, 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 26। हमने देखा कि ये जो इनके जो साइन हैं वो हम यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस कर देते थे और जो माइनस है उसे प्लस कर देते थे। तो यहाँ पर सभी जगह प्लस प्लस है, तो हमारा क्या होता था कि ये 10x से ये 10x यहाँ पर हमारा चला गया, कंप्लीट हो गया। अब प्लस के 15y और माइनस के 8y कितना बचेगा, 7y इक्वल्स टू 14। 40 प्लस के और माइनस के 26 कितना बचेगा, 14। तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 2। अब हम क्या करते थे कि इसको समीकरण 1 मानते थे और इसको समीकरण 2 मानते थे। क्या करते थे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर ये हम करते थे। अब y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते थे तो यहाँ पर अगर हमने रखा तो 2x प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, तो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 8, 2x इक्वल्स टू 2, x बराबर 2/2 और 2 से 2 गया 1 बार, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई, 1, और y की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई, 2। एक तो ये होता है हमारा हल करने का तरीका कि पूरी तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से करते जाते हैं। इसमें क्या है कि हमारा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको इसको बहुत ही आसान वे में और बहुत जल्दी करने का तरीका बताता हूँ कि इसे हम एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो, इसको पहले मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया। देखो क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 13। सबसे पहले हमें इन समीकरणों को देखना है, उसके बाद हमें सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन में जो वैल्यू दी है वहाँ पर हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करेंगे कि उन वैल्यूज़ को हम इन समीकरण में रख के देखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी समीकरण जब कहलाता है जब उसमें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, ये जो हमारा समीकरण है यहाँ पर क्या है कि ये जो
अपने जो वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स और इक्वल्स टू का अगर मार्क्स है तो वहाँ पर वो हमारा क्या कहलाएगा, एक समीकरण कहलाता है। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ बराबर कब होती है, जब इस साइड की कोई भी संख्या है और इस साइड की कोई भी संख्या है, दोनों का मान बराबर है, तभी वो समीकरण बनेगा, तभी वो वैल्यू बराबर में कहलाएगी। अब अगर यहाँ पर हम x का मान ऑप्शन 1 को लेके चलते हैं कि अगर मैं x का मान यहाँ पर 1 रखूँ और y का मान यहाँ पर 2 रखूँ तो क्या मुझे ये 8 मिल रहा है। तो देखो 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया क्या मिला 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया क्या मिला 6, और बराबर क्या हुआ हमारा 8। तो बताइए 6 + 2 कितना होता है 8, और ये भी क्या है 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर हमें ये जो समीकरण है ये संतुष्ट हो रहा है हमारा। अब बस आपको एक चीज़ और करना है कि दोनों समीकरणों में मान रख कर देखना है, तभी हमारा एक समीकरण से कभी ये डिसाइड मत करना कि ये जो आपका आंसर है वो सही है। इसी x बराबर 1 और y बराबर 2 को इस समीकरण में भी रख के देखो, क्या यहाँ पर भी 13 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ और यहाँ पर 2 रखता हूँ, तो देखो 5 का 1 से किया कितना आया 5 प्लस 4 का 2 से किया कितना आया 8। तो यहाँ पर भी हमें कितना मिल रहा है 13। मतलब ये हमारा जो x बराबर 1 और y बराबर 2 आंसर सही है, जो वैल्यू पुट हमने की वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कितनी जल्दी हमने एक ही स्टेप में इस आंसर को कंप्लीट कर लिया, इस आंसर को निकाल लिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखिए क्या है, एक बहुभुज है जिसकी 8 भुजाएं हैं, वो क्या कहलाता है मुझे बताइए। 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाएगी। तो सर त्रिभुज बोलते हैं उसको, क्योंकि वो 3 भुजाओं से बनी है। ऐसे 3 भुजाओं से बनी तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अगर वही आकृति 4 भुजाओं से मिलकर बनी हो तो उसको क्या बोलेंगे सर, चतुर्भुज बोलेंगे। 5 भुजाओं से अगर मिलकर बनी होती है तो उसको क्या बोला जाता है सर, पंचभुज बोला जाता है। ऐसे ही 8 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम क्या बोलेंगे, तो अष्टभुज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पटवारी में क्वेश्चन आएंगे, इस बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, इजी टू मॉडरेट आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप ये प्रैक्टिस अच्छे से क्वेश्चंस की कर जाते हो प्रीवियस ईयर की, तो आप मानकर चलिए आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, और इन टॉपिकों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1575 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखो पूर्ण वर्ग का मतलब यहाँ पर है परफेक्ट स्क्वायर। क्या है यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, ऐसे ही 1575 को हम क्या करते हैं यहाँ पर तोड़ लेते हैं, या फिर आप अगर इसको चाहो तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 25 से यहाँ पर भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 3 बार, और मैं फिर 9 से दूं तो कितनी बार जाएगा 7 बार। मुझे बताइए यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, 3 का स्क्वायर है। मुझे बताइए ये 25 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है सर, 5 का स्क्वायर बन रहा है। क्या 7 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ, किस संख्या का मल्टीप्लाई करूँ जिससे मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें 7 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए जिससे मुझे 49 मिल जाएगा, और ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है किस संख्या का गुणा किया जाए इस संख्या में जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 7 का हम गुणा करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का गुणा करने पर ये संख्या क्या है, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या आपको समझ में आया हमने किस तरीके से इसको हल किया। आप एक विधि और लगा सकते हो, आप ये देखो कि ये जो 1575 है, सीधा गुणनखंड करने की बजाय अपने दिमाग में इसको हल करो। क्या मैं इसको 25 से भाग दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ दिमाग में दीजिए कि अगर मैंने इसको 25 से भाग दिया तो मुझे सर यहाँ पर 63 मिलेगा।
तो ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो मुझे यहाँ पर राइट का आंसर लगाना है। जैसे ही मैं इसमें 9 का भाग दूंगा तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर ही मिल गया। बच कितना गया सर? 7 बच गया। और इसी 7 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं सर? 7 का कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एक विधि हमारी ये भी हो गई। आपको अगर ये अच्छे से आता है तो ये भी अच्छे से अगर आता है तो ये भी आप आसानी से निकाल लोगे। समझ में आया? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो 8075 को 2 अंकीय संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या है? अब हमें नहीं पता कि वो 2 संख्याएं कौन सी हैं। हम मान लेते हैं कि मानो x इंटू बाय, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8075 है। बोल रहा है x प्लस बाय बराबर कितना। तो आपको यहाँ पर भी x और बाई, x प्लस बाई, यहाँ पर भी ये x बाई से नहीं करना है। इसको आपको क्या करना है? 8075 का क्या है, लीजिए आप गुणनखंड। ये 8वीं और 10वीं क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। एनसीईआरटी वगैरह की जो बुक्स आती हैं उनमें आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर मैं इसको भी 5 से भाग दूं तो मेरा कितनी बार जाएगा? देखो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर 5 और यहाँ पर गया 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा। अगर मैं 5 से फिर दूं तो 3 बार जाएगा यहाँ पर 3 टाइम्स, फिर यहाँ पर जाएगा 2 टाइम्स और फिर यहाँ पर जाएगा 3 टाइम्स। ठीक, अब मैं इसमें किस संख्या का भाग दूं? तो सर इसमें अगर मैं 17 से भाग देता हूं तो मुझे मिलता है 17 से 1 एक बार जाएगा और बचेगा कितना? 15 और फिर 9 टाइम्स जाएगा। 17 का 9 टाइम्स कितना होगा? 17 9 या 153। 19 का 1 बार जाएगा। अच्छा, मुझे चाहिए 2 संख्या। मुझे क्या चाहिए? 2 संख्या ऐसी चाहिए कि मैं अगर उन दोनों का गुणा करूं तो मुझे वो जो संख्या है वो 8075 प्राप्त होनी चाहिए। क्या प्राप्त होनी चाहिए? 8075। क्या मैं 5 इंटू 5 25 इंटू 17 इंटू 19 करता हूं तो मुझे 3 संख्या नहीं दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? सर बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे लास्ट में जो अंक मिलता है वो 5 मिलता है, मतलब मेरा आंसर निकल आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 2 संख्याएं। तो मैं किन्हीं ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करूंगा, मैं किन्हीं ऐसी 2 संख्याओं को चुनूंगा जिनका दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो मुझे 8075 मिल जाए। देखो अगर मैं 19 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो 95 मिलता है एक मुझे, और वहीं अगर मैं 17 का मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो मुझे एक मिलता है 85। अब मैं अगर इन दोनों को गुणा करूं तो मुझे मिलेगा 8075। तो मेरा ये तो सेटिस्फाई हो गया कि एक वैल्यू x आ गई और एक वैल्यू क्या आ गई? मेरी y आ गई। मुझे चाहिए क्या कि इन दोनों संख्याओं को सर जोड़ दें तो क्या मिलेगा? तो सर देखिए 95 प्लस 85 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे 180 प्राप्त होता है और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया किस तरीके से हमने इसको हल किया? ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब्दुल एक 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ता है। मैं यहां पर अब्दुल ले लेता हूं और यहां पर अकबर। उसने क्या कहा? 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़े। कोई भी जो वैल्यू है 100% वो नीचे होती है, हमारी हर में होती है। उसका कुछ भाग जो है, अंश है, वो हम कहाँ पर लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। यानी कि उसने 100 के कितने पृष्ठ पढ़े सर? 25 पृष्ठ पढ़े। और वहीं पर अकबर ने क्या किया? उसी पुस्तक का 2/5 भाग पढ़ा। अब यहाँ पर आप ये देखो कि मैं क्या इस 25/100 को और कम कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये 25 से चला जाएगा एक बार और ये 25 से इसमें भाग चला जाएगा 4 बार, यानी कि 1/4 यहाँ पर हो गया और ये 2/5 हो गया। सर मैं यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन में ये वैल्यू हैं इनमें मैं फंस जाऊँगा, मुझे नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैं यहाँ पर आपको लिए आसान बनाता हूँ। आप क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इस 5 का इस 1 से और इस 4 का 2 से। देखिए 5 का 1 से किया 5 और 4 का 2 से किया, कितना आया? 8। यानी कि अब मैं आसानी से पता लगा सकता हूँ कि अब्दुल ने उस पुस्तक के 5 पृष्ठ पढ़े और अकबर ने कितने पढ़े? 8 पढ़े।
यानी कि मुझे यहाँ सीधे सीधे देखने के लिए मिल रहा है कि अकबर जो है वो अब्दुल से तो अधिक पढ़ता है। तो मैं ऑप्शन में जाके देखूंगा क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अब्दुल ने अकबर से आधा पढ़ा। नहीं सर, अब्दुल ने अकबर से अगर आधा पढ़ा होता तो 4 भाग पढ़े होते, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा। हाँ, ये हो सकता है सर कि अकबर ने अब्दुल से अधिक पढ़ा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अकबर ने अब्दुल के 2 गुना से 10 पृष्ठ कम पढ़े। नहीं सर, यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, अब्दुल ने अकबर के आधे से 5 पृष्ठ अधिक पढ़े। तो ये भी हमारा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही आसान वे में मैंने आपको इसको निकाल के बताया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए आगे क्या है। 2 की घात 10 का आधा है। अब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए कि किसी भी संख्या की अगर घात है, मतलब वो जो संख्या है वो उतनी बार क्या हो रहा है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं 2 की घात 10 कह रहा हूँ, मतलब मैंने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा सर, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 10 टाइम्स हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि ये जो 2 इंटू 2, ये जिसको भी आता होगा कि 2 की घात 10 जो है वो किसके बराबर होती है, तो ये 1024 के बराबर होती है सर, 1024 के बराबर। अब वो बोल रहा है कि 2 की ऐसी कौन सी घात है जो इसका आधा है। अगर मैं सर 2 की घात 9 करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 2 की घात 9 का जो मल्टीप्लाई है वो 512 आता है, और 512 1024 से क्या है सर, आधा है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2 की घात 9 जो है वो कितना है, 512 है। समझ में आया किस तरीके से किया? छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कम समय के क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको आसानी से करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे 20 से 25, 30, 50, तो आप आसानी से एग्जाम में इन क्वेश्चनों को करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक आयत है, उसका विकर्ण है 65 सेंटीमीटर, भुजा है 63 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई निकाली। हमने क्या किया, एक आयत बनाया, ये विकर्ण है हमारा डायगोनली, और ये जो डायगोनल है ये कितना है, 65 है। एक भुजा उसकी हमने ये मान ली है 63 है। पूछ रहा है ये वाली भुजा कौन सी होगी। आयत आप सभी को पता होगा कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये 63 है तो ये भी कितना है सर, 63। और ये अगर ए है तो ये भुजा भी क्या होगी सर, हमारी ए होगी। हमें ये भी पता है सर कि ये जो आयत है इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है सर, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल रही होगी कि इस आयत में ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका बेस कितना है, 63 है, आधार कितना है, 63 है, कर्ण 65 है, हमें लंब निकाल रहे हैं। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कर्ण का वर्ग यानी कि 65 का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग ए का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग 63 का स्क्वायर। समझ में आया सर? बिल्कुल आया। अच्छा, आप 65 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो सर 42 25 मिलेगा, यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और 63 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 9 और 3 6 और 3 9 6 9, ये आपको वैल्यू मिली। आपको ये देखना है सर कि 4225 में लास्ट डिजिट क्या है सर, 5 है। मैं 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं जिससे मुझे लास्ट में 5 डिजिट मिले, 5 मिले अंक। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 4 मिलता है लास्ट में, मतलब 12 मेरा नहीं हो सकता। यहाँ पर 14 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 6 मिलता है सर, ये हो सकता है। यहाँ पर 16 का स्क्वायर मैं करता हूँ तो भी मुझे सर 6 मिलता है, ये भी हो सकता है। लेकिन 20 का स्क्वायर करने पर मुझे सर 0 मिलता है, ये नहीं हो सकता। यानी अब आप कंफर्म हो गए कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में से ही कोई ना कोई एक आंसर होगा। देखो अगर मैंने 14 का स्क्वायर किया तो 196 होता है, 16 का स्क्वायर किया तो 256 होता है। अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा सर ये 3969 की समथिंग है, ये 256 है। अगर मैं 256 को इसमें जोड़ देता हूं तो सर मेरा 4225 के बराबर हो जाएगा। मतलब मेरी जो एक भुजा है वो 16 सेंटीमीटर निकल के आ गई। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर क्या है
अधिकतर क्वेश्चंस जो हैं मेंसुरेशन के राइट एंगल ट्रायंगल्स पे पूछे जाते हैं। हमारे स्टेट के एग्जाम्स हैं जितने भी, या हमारे सेंट्रल के एग्जाम्स हैं, बड़े एग्जाम्स में भी आपको ट्रिपलेट से क्वेश्चंस रख देता है। मैं कुछ ट्रिपलेट्स यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। उन ट्रिपलेट्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उन्हें एक ब्लैंक पेज पर लिखना है, एक अपने कमरे में कहीं पर भी एक दीवार पर चिपका देना है और आते जाते उनको देखते रहना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ ट्रिपलेट्स। देखो पहला ट्रिपलेट बनता है हमारा 3 4 5, सेकंड बनता है 6 8 10 का, थर्ड बनता है 9 12 15 का, 9 12 15 का। अभी एक हमने ये ट्रिपलेट निकाला, ये हमारा बन जाएगा 63 16 और 65 का। इस प्रकार के कुछ ट्रिपलेट्स हैं। एक 24 25 और 7 का भी ट्रिपलेट है। ये बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। मैं आपको ट्रिपलेट निकालना भी बताऊंगा। जब मैं मेंसुरेशन का 2D या 3D आपको चैप्टर लेके आऊँगा, उसमें आपको ट्रिपलेट निकालना बताऊंगा, तो आप खुद से ट्रिपलेट निकाल पाओगे कि किस तरीके से ट्रिपलेट्स निकाली जाती हैं। तो अभी आप फिलहाल के लिए इतने से याद रखो, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया होता और आपको ये ट्रिपलेट पता होता कि 63 16 और 65 का एक ट्रिपलेट बनता है, 65 आपको दिया है, 63 आपको दिया है, दूसरी भुजा पता करनी थी कि आप सीधा आंसर नहीं लगा के आ सकते थे कि 16 सेंटीमीटर नेक्स्ट भुजा होगी। तो यहाँ से आपको ये फायदा मिलेगा कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया किस तरीके से किया? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ें। देखो क्या है, औसत निकालिए। ये संख्या दी हुई है हमारी 17 21 27 18 और 17, 5 संख्याएं हैं। हम एवरेज, हमें बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एवरेज बहुत अच्छे से आता होगा, और एवरेज के क्वेश्चन क्या हैं, अधिकतर पटवारी के एग्जाम्स में इस प्रकार के ही एवरेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आयु पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है एवरेज से। देखिए यहाँ पर हमें एवरेज अगर हम निकालें तो एवरेज का हमें फॉर्मूला पता होता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, या औसत बराबर हम कहें तो औसत बराबर क्या होगा, तो सर संख्याओं का योग क्या होता है सर, संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ कितनी संख्याएं हैं या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से इस एवरेज को निकाल लेते हैं। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से निकाल के बताता हूँ कि किस तरीके से हम फॉर्मूले से एवरेज निकालते हैं। देखो संख्याओं का योग है, तो सबसे पहले इन संख्याओं को जोड़ दीजिए। संख्याओं को किस तरीके से जोड़ना है, आपको 7 + 1 8, 8 + 7 15, 15 + 8 23, 23 + 7 0, 30, 30 का 0, 3 कैरी 1 2 2 4 4 और 2 6 + 7 और 3 10, यानी कि 100 हमारा इन संख्याओं का औसत आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी कि संख्याएं कितनी हैं, तो 1 2 3 4 और 5। सर 5 संख्याएं हैं। अब एवरेज हमारा निकल के जो आया वो कितना आया सर, 20 आया, और यही हमारा आंसर होगा। एक हमारा ये तरीका है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है सर, वो भी बता दीजिए। देखो ये जो तरीका है ये ठीक है, लेकिन ये उस हद तक ठीक है जब क्वेश्चंस क्या हैं, इस प्रकार के छोटे नंबर्स या कुछ संख्याएं दी हुई हैं, वहां पर आप आसानी से इन्हें जोड़ के और एवरेज निकाल सकते हो। लेकिन वहीं पर संख्याएं अगर ये बड़ी होती, या फिर अगर वो बोलता कि 107 225 347 इस प्रकार के नंबर्स आपको दिए होते, क्या आप इतनी जल्दी इनको जोड़ पाते? क्या इन संख्याओं का भाग दे पाते हो उसमें? अगर कोई भी संख्या ऐसा होती कि यहाँ पर 7 होता या 11 होता या 13 होता, तो क्या आप इस तरीके से कर पाते? सर बिल्कुल नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप उन्हें आसानी से कर पाओगे और छोटे नंबर्स में वो संख्याएं पलट जाएंगी। जैसे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो क्या है, एवरेज जो संख्याएं हैं वो सर 17 21 27 18 और 17।
आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो संख्याएं हैं, हमें क्या करना है, एक अपना खुद का एवरेज ऐसा लेना है जिससे वो संख्याएं जो हैं वो ना तो ज़्यादा बड़ी हों और ना ज़्यादा छोटी हों, जिससे जब हम उन्हें जोड़ें या घटाएं तो वो जो संख्या है वो बहुत कम अंतर में आए। जैसे अगर मैं यहाँ पर एवरेज मान लूँ कि मैंने इन पूरी संख्याओं का जो एन एवरेज है, मैंने मान लिया कि इन संख्याओं का जो एवरेज है वो मैंने 22 मान लिया। कितना मान लिया सर? 22 मान लिया। अब हमें ये देखना है कि ये जो मैंने एवरेज निकाला है, ये जो संख्याएं दी हैं ये इससे कितनी ज़्यादा हैं और कितनी कम है। अगर कम है तो हमें उसका माइनस का साइन लेके प्लस करना है, और ज़्यादा है तो प्लस करना है। जैसे ये जो 17 है ये 22 से कितना कम है, तो सर माइनस के 5 कम है, ठीक है। प्लस 21 जो है वो 22 से कितना कम है, सर माइनस के 1 कम है, ठीक है। प्लस 27 जो है वो 22 से कितना अधिक है, तो सर प्लस के 5 अधिक है, ठीक है। 18 कितना है सर 22 से, माइनस के 4 कम है, ठीक है। 17 कितना है सर 22 से, तो माइनस के 5 कम है। टोटल में अपन को क्या करना है, जितनी संख्या है उतने से भाग देना है, 5 से भाग दे दिया। अब आप इन सब को जोड़ लीजिए, देखो कितने कम छोटी संख्या रह गई। इन्हें अब हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, बिल्कुल। देखो माइनस का 5 यहाँ पर है, प्लस का 5 यहाँ पर है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 संख्या बच गई, -1, -4, -5। तो -5, -4, -9 प्लस माइनस के 1 तो -10/5। अब भाग दे दो तो माइनस के 2 बचेगा। यानी कि ये जो हमने सर एवरेज माना वो कितना अधिक है, जो एक्चुअल एवरेज हमारा आया उससे सर ये 2 अधिक है, इसलिए हमें 2 क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कम एवरेज मानते, अगर हम यहाँ पर 18 एवरेज मानते, तो सर कहीं ना कहीं वो जो एवरेज हमारा एक्चुअल आंसर था उससे अधिक आता। तो यहाँ पर बोल रहा है कि -2 और कम कर लीजिए, तो आपने जो एवरेज माना है वो सही आंसर हो जाएगा उसका। यानी कि अगर मैंने जो एवरेज माना 22, उसमें -2 अगर मैंने किया तो मेरा आंसर कितना आया, 20। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना था, 20। और वही हमने पिछला जो मैंने आपको सरल विधि से बताया था उसका भी आंसर हमारा कितना आ रहा था, 20। तो क्या आपको समझ में आया ये जो विधि थी, ये जो मैंने आपको बताई? आगे बढ़ें, ठीक है। देखिए धनात्मक पूर्णांक है x, y और z। बोल रहा है x इंटू बाई बराबर 14, y इंटू जेड बराबर 10, z इंटू एक्स बराबर 35। कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको एग्ज़ाम में वैल्यू पुटिंग मेथड से करना है, वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। अगर आप वैल्यू पुटिंग मेथड या वैल्यू सेटिस्फाई करा के आप क्वेश्चंस को हल करोगे तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाओगे, और ना ही आप किसी फॉर्मूले में फंसोगे, ना ही आप किसी चीज़ में फंसोगे। जैसे मैं यहाँ पर इस x इंटू बाई को सेटिस्फाई कराता हूँ कि मैं x और y का क्या मान रखूँ कि मुझे 14 मिल जाए, और यहाँ पर ये जो y है मैं z से इसका कितने से गुणा करूँ कि मुझे 10 मिल जाए, और z का x से कितनी संख्या से गुणा करूँ कि मुझे 35 मिल जाए। देखो मुझे देखना है कि अगर सर मैं यहाँ पर x का मान 7 लेता हूँ और y का मान यहाँ पर 2 लेता हूँ तो मुझे 14 मिल जाएगा। अब आप ये कहोगे सर आपने x बराबर 7 ही क्यों लिया। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये जो 14 है और ये जो 35 है इन दोनों में 7 का मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, और दोनों में x कॉमन दिख रहा है आपको। यानी कि कहीं ना कहीं x का जो मान है वो 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए। सर बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए मैंने x बराबर क्या लिया, 7 लिया। अच्छा अगर मैंने x बराबर 7 लिया और y बराबर मैंने 2 लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरा 14 आ गया, यानी कि 14 आ गया। ये तो सर सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अगर मैंने y बराबर 2 लिया तो मैं z का मान कितना लूँ कि मुझे 10 मिले, तो सर आप बोलोगे कि z का मान 5 ले लीजिए, जिससे 2 और 5 का मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाए, 10 हो जाए, ठीक है। तो z बराबर हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। क्या यहाँ पर z बराबर 5
और x बराबर 7 रखने से 35 हो रहा है सर, हो रहा है। यानी कि हमारा x बराबर 7, y बराबर 2 और z बराबर 5 लेने पर वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है। पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस z कितना आएगा, तो सर जोड़ दीजिए 7 + 2 9, 9 + 5 14, यानी कि इन तीनों का जोड़ हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सर किस तरीके से हमने क्वेश्चन को हल किया? आगे बढ़ें, देखिए एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी जब उनका विवाह हुआ था। देखो विवाह के समय, विवाह जिस समय हुआ था 7 वर्ष पहले, उस समय उनकी एवरेज औसत आयु कितनी थी, 27 वर्ष थी। ये 7 वर्ष पहले थी, ये कब थी, 7 वर्ष पहले। उन दोनों की हस्बैंड प्लस वाइफ की एवरेज आयु कितनी थी, 27 ईयर। मुझे आप बताओ कि 7 वर्ष पहले अगर 27 थी तो सर 7 वर्ष बाद कितनी होगी, हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों की एवरेज आयु सर 27 + 7 34 हो जाएगी। यानी कि इनकी ये जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, फिर वर्तमान एवरेज आयु कितनी हो गई हमारी, 34। अच्छा, वर्तमान आयु अगर हम निकालेंगे तो 2 सदस्य हैं तो 2 से गुणा किया हमने सर 68 इन दोनों की आयु हमारी निकल आएगी, हस्बैंड प्लस वाइफ की। क्या कह रहा है, अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। क्या बोल रहा है कि वर्तमान आयु हमने इन दोनों की निकाली, अब बोल रहा है कि हस्बैंड वाइफ और उनका ये जो बच्चा है, चाइल्ड है, इन तीनों की जो एवरेज आयु है वो 24 वर्ष है। अब हमें इन तीनों की एवरेज आयु 24 वर्ष है, अगर वर्तमान आयु हम निकालें तो 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारी इनकी जो वर्तमान आयु निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 72। अब या तो आप इस हस्बैंड और वाइफ को यहाँ पर इस वैल्यू में रख दीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाएगी, ये जो इनका बच्चा है उसकी उम्र आपको निकल आएगी। अगर मैंने इस 68 को यहाँ रखा तो 68 प्लस चाइल्ड इक्वल्स टू 72, तो जो बच्चा है उसकी उम्र या उनके पुत्र की उम्र 72 - 68, 4 ईयर उनके बच्चे की उम्र होगी। यानी कि उनके बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 4 साल। क्या आपको समझ में आया किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया? आगे बढ़ें, बिल्कुल देखिए लघु संख्या x निकालिए। देखो यहाँ पर हमें देखना है 2, x 3, 12 6, 24। क्या आपको इन नंबर्स को देखने पर एक क्रम पता चल रहा है या फिर एक यहाँ पर पैटर्न जो यूज हुआ है वो पता चल रहा है? हाँ सर, यहाँ पर अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 12 मिलता है, अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 24 मिलता है। तो मैं 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सर, 8 मिल जाएगा। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से किया हमने? बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, आप इनको आसान तरीके से करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या है, कुणाल और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। यदि अब से 4 वर्षों के बाद कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा तो कुणाल की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक मैं आपको सरल विधि बताता हूं कि इसको सरल विधि से किस तरीके से हल किया जाता है, या फिर एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एग्जाम में बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला तरीका क्या है कि मैंने लिखा सर कुणाल और गणेश की जो आयु है वो 3x और 5x मान ली मैंने, ठीक है। क्या कह रहा है, अब यदि अब से 4 वर्षों के बाद, अच्छा 4 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3x + 4, यहाँ पर मैंने लिखा 3x + 4 बराबर 5x + 4, ठीक है। कुणाल जो है वो गणेश से 12 वर्ष छोटा हो जाएगा। कौन सर, कुणाल छोटा होगा, यानी कि -12 छोटा हो जाएगा। कुणाल गणेश से 12 वर्ष छोटा,
तो 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 5x प्लस 4। अगर मैं 4 से 4 यहाँ पर -8 होगा, ये 4 से 4 अगर मैं चला कट गया, हमारा भाग चला गया इसमें। 4 से 4 को अगर मैं इधर ले आया तो -4, ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर। तो 3x बराबर माइनस के 5x इक्वल्स टू 8 हमारा 12 हमारा यहाँ पर हो गया, यानी कि 2x बराबर क्या हो गया हमारा 12। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 6 निकल के आ गई। अगर 6x की वैल्यू आ गई तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए। x का मान अगर मैं यहाँ रखूँगा तो कुणाल की जो उम्र आएगी वो 18 वर्ष हो जाएगी और गणेश की जो उम्र आएगी वो 30 वर्ष हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। कुणाल की वर्तमान आयु 18 साल और गणेश की वर्तमान आयु 30 साल। एक तो ये तरीका हो गया हमारा सरल तरीका। दूसरा तरीका क्या है हमारा, जिसे हम एग्जाम में करना है हमको, तो दूसरा तरीका देख लीजिए कि ये कुणाल है और ये गणेश है। मुझे सिर्फ ये करना है कि इनका ये जो रेशियो है 3:5। अब यहाँ पर ये देखना है कि यदि दोनों की जो आयु है वो सेम अंतर से बढ़ रही है, जैसे बोल रहा है यदि दोनों की आयु जो है वो 4 वर्ष बाद, यानी कि दोनों में 4 साल का अंतर, यानी कि पहले भी रेशियो 3:5 था तो बाद में 4 साल बाद भी अगर हम देखेंगे तब भी रेशियो हमारा वही निकलेगा, क्योंकि 4 साल वहाँ पर उन दोनों की रेशियो में जो अंतर है तब भी उतना ही निकलेगा जो 4 साल पहले था। ये फैक्ट है। देखो अगर 3 और 5 की रेशियो में अंतर 2 का है तो अगर मैं 4 साल बाद भी देखूं तब भी इन दोनों का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि दोनों में डिफरेंस कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। अगर मैं 3 में 4 जोड़ता हूं तो 7 साल और 5 में 4 जोड़ता हूं तो 9 साल। क्या अब भी इन दोनों की रेशियो में सेम अंतर है? सर बिल्कुल है। तो क्यों मैं इस 4 वर्ष को लूं? पहली चीज तो ये समझिए कि जब भी दोनों का जो रेशियो है, उन दोनों की जो आयु है वो अगर समान ईयर से बढ़ रही है तो उन दोनों के रेशियो का जो अंतर है वो कितने भी वर्ष, क्योंकि 100 वर्ष भी अगर बोले तब भी उन दोनों के रेशियो का जो अंतर है वही रहेगा जो उतने वर्ष पहले था। चाहे वो 1000 वर्ष पहले हो या 2000 वर्ष पहले हो या 500 साल पहले हो, जो पहले था उतना ही रेशियो बाद में रहेगा। तो हमें इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए। दूसरा क्या है, 3:5 अगर हमारा है, दोनों की रेशियो में अंतर कितने का है? सर 2 का है। तो मुझे आप बताइए बोल कितना रहा है कि कुणाल जो है वो गणेश से 12 वर्ष छोटा है। यहाँ पर सर हमें दिख रहा है कि ये जो कुणाल है वो गणेश से -2 यूनिट है, यानी कि 2 यूनिट कम है और 2 यूनिट की वैल्यू हमारी यहाँ पर सर 12 दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो कुणाल की उम्र 18 साल और गणेश की उम्र 30 वर्ष, दोनों हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया किस तरीके से हमने इसको एक ही स्टेप में कंप्लीट कर दिया, किस तरीके से हमें एग्जाम में करना है, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है वो 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा? मुझे बताइए कि ये जो 361 है ये 19 का स्क्वायर ही तो है, कि अगर मैं 19 के स्क्वायर को जिस संख्या में से डिवाइड कर रहा हूँ वो जो रिमाइंडर दे रहा है, क्या मैं उसको 19 से डिवाइड करूँ तो मेरा ये जो रिमाइंडर है सीधा वही बचेगा कि नहीं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो मुझे इस संख्या में भाग देने से अच्छा क्या है कि मैं ये 19 का डायरेक्ट रिमाइंडर में ही भाग दे दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? जो शेषफल है वो मिल जाएगा। अगर मैं 19 का 47 में डायरेक्ट भाग दूं तो मुझे मिल जाएगा 19 का 2 बार गया 38, बचा कितना सर? 9 बचा। तो यही तो मेरा रिमाइंडर है, जो प्राप्त शेषफल है वो कितना बचेगा? मेरा 9 बचेगा। यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आपको क्या देखना है कि ये जो शेषफल बच रहा है इस रिमाइंडर में ही, इस शेषफल में ही आपको इस संख्या से भाग देना है। तो 19 से सीधा भाग दे लीजिए और ये करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करें। देखो, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात। ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है हमारा 3D से, कि बेलन और शंकु
अगर आपको बेलन और शंकु का आयतन पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से करके आओगे। पहले तो मैं आपको इसका सरल तरीका बताता हूं करने का, उसके बाद मैं इसको आपका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिससे आप आसानी से करके आ जाओगे इसको, और बिना पेन चलाए आप इसको करके आओगे। देखो क्या है, शंकु है हमारा और बेलन है, ठीक है। बोल रहा है कि रेडियस जो है वो शंकु की वही है जो बेलन की है, और जो हाइट है शंकु की वही है जो बेलन की है, ठीक है। अगर रेडियस और हाइट बराबर हैं तो शंकु का आयतन क्या होता है सर, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का अनुपात पूछ रहा है सर, रेडियस और हाइट दोनों बराबर हैं तो रेडियस और हाइट से रेडियस और हाइट कट गया, पाई से पाई कंप्लीट हो गया। सर मेरा जो शंकु और बेलन का आयतन है वो कितना आ गया, 1:3 का रेशियो आ गया। अब शंकु और बेलन के आयतनों के बीच का मेरा अनुपात निकल के आया कि शंकु और बेलन के आयतनों के बीच का जो अनुपात है वो 1:3 का रेशियो आ गया। अगर मैं इसको अनुपात में लिखूं तो शंकु बटे इस बेलन को नीचे लेके आओ और 3 हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, तो 3/1 ये मेरा आंसर आ गया। 3:1 का रेशियो शंकु और बेलन का। पहली चीज़ तो आप ये बात याद रखो कि जब भी शंकु और बेलन के रेशियो आपको जब भी पूछे, आयतन अगर आपको जब भी पूछेगा, तो आप एक बात याद रख के चलना, वो रेडियस और हाइट दोनों के इक्वल अगर करेगा तो हमें इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो बेलन है, एक बेलन जो है वो 3 शंकुओं के आयतन के बराबर होता है। एक बेलन का जो वॉल्यूम है वो 3 शंकुओं के बेलन के 3 शंकुओं के वॉल्यूम के बराबर होता है एक बेलन का आयतन। यहाँ पर इसलिए तो ये 1/3 आता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है किसका, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच, तभी तो 1/3 का रेशियो होता है। यानी कि एक बेलन का जो रेशियो है वो 3 शंकु के आयतन के बराबर होता है एक बेलन का आयतन। तो सीधा हमें याद करके आना है, जब भी शंकु और बेलन का आयतन पूछे, दोनों का रेशियो का आयतन 3:1 होता है। यानी कि शंकु का आयतन जो है वो 3 है और बेलन का आयतन हमें मिलता है 1। अब यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करके दे सकता है। 3:1 में वो आपको यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देगा कि शंकु का जो आयतन है वो 18 है, बेलन का आयतन 6 है। तो बताइए, यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ लेगा, हाइट पूछ लेगा, रेडियस दे देगा, या रेडियस दे देगा तो हाइट दे देगा तो रेडियस पूछ लेगा। समझ में आया किस तरीके से किया हमने? आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है? अच्छा, ये जो 3 से विभाज्य है, विभाज्यता का नियम जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक टॉपिक लेके आऊँगा विभाज्यता का नियम, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य होती है और कैसे हम कितनी जल्दी पता करेंगे कि ये संख्या कैसे विभाज्य हो सकती है, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मैं आज आपको 3 से बता देता हूँ कि 3 की विभाज्यता का नियम ये है कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं उनके अंकों का योग आप जोड़ लीजिए। अगर अंकों का योग जो है वो 3 का मल्टीपल आ रहा है तो हमारा वो संख्या जो है वो 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जोड़ो जल्दी से। अगर मैं देखूँ तो 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27 और 3 30, 30 और 2 32, 32 और 3 35। सर क्या 35 में मैं 3 से भाग देता हूँ तो क्या मुझे सर 3 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इसे देखिए, 9 और 8 17 और 6 23 और 6 23 और 6 29, 29 और 3 32। क्या 32 में 3 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा। 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और 8 35। तो सर यहाँ पर भी 35 आ रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमें बिना देखे, बिना झिझके, बिना सोचे आगे बढ़ जाना है ऑप्शन नंबर 4 पे करेक्ट करके, क्योंकि अगर 3 नहीं है तो लास्ट ऑप्शन हमारा यही बचता है। बाकी का मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। देखो 4 + 6 10, 10 + 2 12 होता है। क्या 12 में 3 से भाग चला जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर, 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है 400 60 20 3 से विभाज्य है। समझ में आया? ठीक है सर।
आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहीं तक था सर, ये हमारा हिंदी का चैप्टर चालू हो गया। तो आज आपको मैंने मेरी ये पहली पटवारी की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास थी ये आपको ली और आपको बताया, इसका प्रैक्टिस सेट बताया मैंने आपको। तो मेरी ये जो क्लास है, मेरा ये पढ़ाना है, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें और बताएं, जिससे मैं और आगे आपको और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं और आपको लिए बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकूं। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए, करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।